वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फीचर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी क्लास 12 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेमली प्राइमरी, secondary, tertiary and quaternary revolve around obtaining and utilizing resources necessary for survival। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा हमें अर्निंग होती है या जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हमें कमाई होती है, हम उसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। चूंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा मोस्टली किए जाने के कारण हम इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कई बार इंटरचेंजेबली ह्यूमन एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कई बार हम इसे कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, आप लोगों ने टर्म वन के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये सभी रिसोर्सेज को ऑब्टेन या उसे प्राप्त करने और उसे यूटिलाइज करने पे कहीं ना कहीं फोकस होता है, ताकि ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए बेसिक रिसोर्सेज को या बेसिक रिसोर्सेज की प्राप्ति होती रहे। इस चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटी को इन डिटेल में, सेकेंडरी एक्टिविटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइक द कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल फोकस हम मैन्युफैक्चरिंग के साथ करेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल गुड्स। जब हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी, इन सभी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी कुछ स्पेसिफिक फीचर को दिखाता है। प्राइमरी एक्टिविटी में या प्राइमरी गुड्स में जब हम कुछ वैल्यू की एडिंग करते हैं, जब कुछ वैल्यू एनरिचमेंट किया जाता है, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी गुड्स में कन्वर्ट होता है। जब सेकेंडरी एक्टिविटी में कुछ वैल्यू ऐड करके हम उसे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन की एक्टिविटी में ले जाते हैं, हम उसे टर्शरी कहते हैं। और टर्शरी एक्टिविटी को हम फर्दर उसके डिफरेंट सब पार्ट्स बोले तो क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड क्वीनरी एक्टिविटी में फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्वाटरनरी और क्वीनरी को कोई अदर सेक्टोरल डिवीजन के फॉर्म में ना देख के उसे टर्सरी एक्टिविटी के ही सब्सिडरी पार्ट्स के फॉर्म में एज अ क्वाटरनरी एंड एज अ क्वीनरी हम जनरली देखते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेस को आप बोल सकते हैं कि जो प्रिमिटिव रिसोर्सेस है उसे ट्रांसफॉर्म करके ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेस में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, cotton is in the ball has limited use but after it is transforming into yarn become more valuable and can be used for making clothes। अब देखिए यहाँ पे कॉटन के बॉल का एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉटन के बॉल का हमें उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं दिखता है जितना यूटिलाइजेशन इसके ट्रांसफॉर्मेशन या इसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद अगर आप देखें हमें किसका दिखता है, हमें यान का दिखता है। तो कॉटन बॉल में अगर हम लोग वैल्यू या फिर ऐड करें या उसे अगर ट्रांसफॉर्म करें बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी तो वो यान में कन्वर्ट होगा। तो इससे एक यहाँ पे कौन सी बातें पता चल रही है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चर्ड या कंस्ट्रक्टेड या फिर जो प्रोसेस्ड गुड्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू हमारे प्राइमरी गुड्स से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा होती है। आयरन ओर cannot be used directly from the mines but after being converted into steel it gets its value and can be used for making many valuable machine। अब आयरन ओर जो खान से या माइन से डायरेक्टली निकाला जाता है, जब तक हम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक हम उसे ट्रांसफॉर्म करके सेकेंडरी गुड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी यूटिलिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी यूटिलिटी को डिफरेंट सेक्टर से जोड़ के नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि मशीन की बात करें तो मशीन हमें लोहा से बनाना होगा, तो लोहा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आयरन ओर को ट्रांसफॉर्म करके उसे आयरन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पे कौन सी बातें पता चल रही है कि आप इन सभी डिस्कशंस में आप मैन्युफैक्चरिंग के इनबिल्ट फीचर को भी समझ पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की यूटिलिटी, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं प्रिमिटिव गुड्स से ज्यादा होती है। द सेम इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल
फ्रॉम द फार्म सेक्टर का, चाहे वो आप वीट को देखें, चाहे आप ब्रेड को देखें, फॉरेस्ट की बात करें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें, माइन एंड द सी। सेकेंडरी एक्टिविटीज देयरफॉर, अब देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज देयरफॉर आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन ब्रैकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। अब यहां पे आता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन कौन से सब पार्ट इन्वॉल्व हैं। तो यहां पे सेकेंडरी एक्टिविटीज के नाम पे आपको यहां पे एक छोटा सा कोड ध्यान में रखना है, CPM। अगर सी की बात करें, कंस्ट्रक्शन, जिसे कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जोड़ के देखा जाता है। पी की बात करें, जिसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बेस मेटल्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, फूड बेवरेजेस की बात करें, दे ऑल आर कम्स अंडर प्रोसेसिंग। एंड द लास्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे ध्यान में रखना कि अगर आपसे सेकेंडरी एक्टिविटीज के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का यहां पे अगर नाम पूछा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को एज अ कोड CPM ध्यान रखना है। सी मींस कंस्ट्रक्शन, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कई बार बिल्डिंग की बात करें, कई बार फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, कई बार साइट कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्कूल कंस्ट्रक्शन की बात करें, दे ऑल आर कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज। अगर P की बात करें जिसमें प्रोसेसिंग है, और M की बात करें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पे हमें सबसे ज्यादा इन डिटेल हमें इसी मैन्युफैक्चरिंग को ही करना। अब देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसी से मिलते जुलते एक लैटिन वर्ड मेनू से जुड़ते हुए एक टर्म हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो मेन्यू है, उस मेन्यू वर्ड का लिटरल मीनिंग अगर लैटिन भाषा में देखें तो उसका मतलब ही होता है बाय हैंड। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरे of production from handicraft to molding iron and steel, by stamping out plastic toys to assembling delicate computer components or space vehicles। तो अगर आप देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हाथ से बनाए जाने वाले हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम को इंक्लूड करते हुए उस आयरन और स्टील को मोल्ड करके उस प्लास्टिक टॉय को या कई प्रकार के चीज़ों को असेंबल करके कंप्यूटर कंपोनेंट्स को जोड़ के कई बड़े बड़े व्हीकल्स या कई बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स को बनाना, दे ऑल आर कम्स अंडर अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड इन सेकेंडरी एक्टिविटी एज अ कंपोनेंट, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बेसिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इन ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ पावर। अब देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर हाथ से बनाए जाने वाले शुरुआती या प्रीमिटिव मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो वहां पे हमें पावर का उतना एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की देखें तो यहां पे हमें पावर का यूज एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है, बिकॉज हमें प्रोडक्शन का मास लेवल देखना होता है। यहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स and specialized labor in factory setting for the production of standardized commodities। अब देखिए यहाँ पे standardized commodities के प्रोडक्शन की बात करें, मास प्रोडक्शन की बात करें, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन सभी में हमें मॉडर्न स्केल मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ते हुए हमें यूज एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरली दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट में स्टिल बी वेरी प्रीमिटिव। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो प्रीमिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे कई बार हम लोग क्राफ्ट मेथड से भी जोड़ के देखते हैं, या फिर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जिसमें मास प्रोडक्शन से जोड़ते हुए हमें यूज एप्लीकेशन ऑफ पावर और अदर रिसोर्सेज का दिखता है। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अब यहां पे एक टर्म आ रहा है कि तृतीय विश्व के देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब है जनरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यूज्ड टू क्लासिफाई दैट आर, कुछ वैसे डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए हम थर्ड वर्ल्ड नामक नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, जहां पे पॉवर्टी का रेट जनरली हाई होता है, जहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट या जहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल टर्मोइल के सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, सोमालिया, नाइजर, चाड, माली, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहां पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण हमें यहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिलता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक ऐसे कंट्रीज के लिए अम्ब्रेला टर्म है जहां पे पॉवर्टी की रेट की बात करें, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, मोर्टेलिटी रेट की बात करें, या जहां पे बहुत ज़्यादा हमें इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। Manufacturing, in the literal sense of the term, it is difficult to present a full picture of all the manufacturing in these countries। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के हम प्रीमिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो प्रीमिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहाँ पे ह्यूज लेवल प्रोडक्शन नहीं होता था, और वहाँ पे हम लोग क्राफ्ट मेथड के द्वारा जनरली मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर देते थे। लेकिन हम इस सेगमेंट में मोस्टली मॉडर्न स्केल मैन्युफैक्चरिंग के उसके बेसिक फीचर्स को हम यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो हमारी नेक्स्ट कड़ी इसी में आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो अपने आप में 5 नंबर में पूछा जाने वाला सी बेसिक एक अपकमिंग टर्म टू बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में पहले फीचर पे अगर हम ध्यान दें, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्किल्स का हमें स्पेशलाइजेशन दिखता है। अगर प्रोडक्शन की बात करें, मेथड्स की बात करें, तो हर लेवल पे हमें एक यूनिक लेवल ऑफ हमें स्पेशलाइजेशन दिखता है अंडर द क्राफ्ट मेथड। अब देखिए क्राफ्ट मेथड की बात करें, क्राफ्ट मेथड को हम यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग के बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड विद और विदाउट द एड ऑफ टूल्स, जिसमें टूल का हम लोग इनिशियल लेवल पे यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें हैंड का यूज ज्यादा होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का ऑटोमेशन, किसी भी प्रकार के ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स को हम क्राफ्ट मेथड में एज अ प्रिमिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व या इंक्लूड जनरली नहीं करते हैं। सो अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस। अब देखिए क्राफ्ट मेथड यहां पे पूछा सकते हैं, क्राफ्ट मेथड क्या है, क्राफ्ट मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर्स को बताएं। तो क्राफ्ट मेथड बेसिकली अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कुछ ही पीसेस का प्रोडक्शन, और वो भी सिर्फ ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जितने का ऑर्डर दिया गया है उतने का ही हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। सो द कॉस्ट आर हाई। जब ऑर्डर के लिए प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, बहुत ह्यूज लेवल पे नहीं होगा, तो जनरली यहां पे कॉस्ट ध्यान में रखिएगा हाई होता है। बट ऑन द अदर हैंड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स production of large quantities of standardized parts by each worker परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। अगर हम लोग क्राफ्ट को देखें तो वहां पे ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए लो वॉल्यूम के प्रोडक्शन के तहत हमारा कॉस्ट जनरली हाई देखने के लिए मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मास लेवल मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वहां पे क्वांटिटीज ज्यादा है, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स पे फोकस ज्यादा है, और ईच वर्कर स्किल्ड होता है, जिसे एक ही प्रकार के स्पेशलाइज्ड काम को ही बार बार करना पड़ता है, और हर एक काम के लिए हर एक लेवल के स्किल्ड वर्कर को रखा गया है, और उन्हें उसी काम से मिलते जुलते काम का एक रिपीटिशन करना है, उन्हें डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कार्यों को नहीं करना। तो यहां पे आपको एक डिफरेंस क्राफ्ट मेथड में और एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में आप देख पा रहे हैं। यहां पे भी कई बार 3 नंबर या 2 नंबर से जोड़ के एक सवाल यहां पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के फॉर्म में वो दे सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट मेथड एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। अब इन बॉक्स में देखें तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन दोनों टर्म, मैन्युफैक्चरिंग यहां पे इंडस्ट्री बताया गया और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, इन दोनों टर्म को हम कई बार अलग अलग यूज करके भी देखते हैं, और कई बार हम एक दूसरे के सिनोनिमस, ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल टर्म के फॉर्म में भी देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का लिटरली मीनिंग है मेक बाय हैंड, हाउएवर नाउ इट इंक्लूड गुड्स मेड बाय मशीन। पहले इसका लिटरल मीनिंग हाथ से होता, लेकिन अब इसमें मशीनों का भी हमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यूज देखने के लिए जनरली मिलता है। इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन रॉ मटेरियल्स टू इनटू फिनिश्ड गुड्स। अगर हम लोग बोलें कि कोई भी प्राइमरी गुड्स है
और उसी प्राइमरी गुड्स का अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें फिनिश्ड गुड्स में करना है तो पहले ये हैंड से किया जाता था, अब लार्ज स्केल मशीन का यूज करके बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग याद रखेंगे, एक यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें हम लोग लार्ज स्केल मशीनरी का यूज करके किसी भी प्रीमिटिव गुड्स को मोर सोफिस्टिकेटेड वैल्यू एडेड गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उसके डाइवर्सिफाइड यूज को देख सकें और उसके और ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर में हम उसको यूज को कर सकें। यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टिंक्ट मार्केट, चाहे वो अपने आसपास के इमीडिएट सेटअप में उसे सेल करना हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट सेटअप में सेल करना हो। कंसेप्चुअली एन इंडस्ट्री इज अ जोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर अ मैनेजमेंट सिस्टम। अगर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखिएगा एक प्रोसेस है, बट ऑन द अदर हैंड अगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री बेसिकली एक सेटअप है जिसके लिए सबसे कॉमन इंटरचेंजेबल टर्म जो हम यूज करते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फैक्ट्री यूज करते हैं। अब फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में पूरा का पूरा मैनेजमेंट, चाहे वो अकाउंट्स की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, एक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, दे ऑल आर कम्स अंडर फैक्ट्री और स्ट्रक्चर लाइक सेटअप इंडस्ट्री। As the term industry is comprehensive, it is also used as a synonymous with manufacturing. जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वो उस सेटअप में सीमेंट तैयार हो रहा है, लेकिन जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है इट्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। So सीमेंट इंडस्ट्री as well as cement manufacturing both are interchangeable. When one uses term like steel industry and chemical industry, one thinks of factories and processes, but there are, अब देखिए यहीं पे कुछ एक्सेप्शनल फिगर भी दिया हुआ है। इंडस्ट्री को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का इंटरचेंजेबल कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे दोनों को इंटरचेंजेबली हम नहीं जनरली देखते हैं, उसे एक्सेप्शन को देखें। बट देयर आर मेनी सेकेंडरी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे सेकेंडरी एक्टिविटीज भी हैं विच आर नॉट carried on factories such as what is now called the entertainment industry। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसको फैक्ट्री और स्ट्रक्चर लाइक सेटअप में जिसको कैरी नहीं किया जाता है, बट इटसेल्फ वो इंडस्ट्री। वन ऑफ द एग्जांपल इज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। चाहे हॉलीवुड की बात करें, टॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, दे ऑल, चाहे वो बड़े पर्दे की बात करें चाहे छोटे पर्दे की बात करें, दे ऑल आर कम्स अंडर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लेकिन उसके लिए किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री लाइक सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो वन एग्जांपल इज एंटरटेनमेंट एंड द अनदर एग्जांपल इज टूरिज्म इंडस्ट्री। सो फार क्लैरिटी द लॉन्गर एक्सप्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज यूज। तो हम लोग जनरली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल फिगर भी हैं एज एन एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जहां पे हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हुए नहीं करते हैं। यहाँ पे द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री आफ्टर द स्किल्स और द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग मशीन का बहुत ज्यादा जनरली यूज करते हैं। सो मैकेनाइजेशन रेफर्स टू द यूजिंग ऑफ गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क। अब यहीं पे एक टर्म है कि जिसमें हम लोग गैजेट्स का बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्नोलॉजिकल एडवांस डिवाइसेस का यूज करके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन एड हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब यहां पे एक टर्म है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, द यूज और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। जब हम लोग ऑटोमेटिक मशीन का या ऑटोमेशन का या ऑटोमेटिकली हैंडल होने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। इसे एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन कहा जाता है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विद फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए यहां पे एक टर्म आ रहा है, क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, जिसमें ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन एड जनरली उसमें इंटरवेन नहीं करता है। वेयर मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक, जहाँ पे मशीन को ही इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो विदाउट एनी ह्यूमन एड काम कर सके, हैव स्प्रंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड।
द नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अगर हम इन सभी फीचर्स को देखें तो ये क्राफ्ट मेथड के साथ एसोसिएटेड कम और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के साथ हमें एसोसिएटेड होता हुआ ज्यादा दिखता है। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है हम उससे और फर्दर क्वालिटेटिवली एनहांस करने की कोशिश करते हैं और उसके कंट्रीब्यूशन को और क्वालिटेटिवली बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल। हम उसके क्वालिटी को कंट्रोल कर सके, एलिमिनेटिंग वेस्ट, जो भी वेस्ट है, जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसे इजीली वो बाहर कर सके, एलिमिनेट कर सके, और उसके इनएफिशिएंसी की बात करें और उसके पॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पे क्या है कि मशीन का यूज ऐसे करे जो क्वालिटी को कंट्रोल करे, वेस्ट को एलिमिनेट करे, इनएफिशिएंसी के जो भी संभावनाएं हैं उसे खत्म कर सके, कम कर सके, और सबसे बड़ी बात जो पॉल्यूशन है उसको स्ट्रिक्टली चेक कर सके और पॉल्यूशन के साथ उसका एक क्वालिटी कम्बैट दिखना चाहिए। अब यहां पे अगर अगली कड़ी में देखें तो जो भी हमें मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक प्रकार का हमें स्ट्रेटिफिकेशन, एक प्रकार की हायरार्की दिखती है कि वो टॉप लेवल ऑफिशियल से लेकर जो उसके सबऑर्डिनेट लेवल ऑफिशियल्स को अगर देखें। सो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को इन निम्नलिखित फीचर्स के तहत हम लोग कैरेक्टराइजेशन से जोड़ के देख सकते हैं। फीचर नंबर 1, अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। हमें मशीन का बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ऑटोमेशन की बात करें, मैकेनाइजेशन की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, वहां पे देखने के लिए मिलता है। द सेकेंड वन, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। अब देखिए स्पेशलाइजेशन की बात करें, स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप जिस चीज को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हो आपको उसी काम को रिपीटेडली करना है, ना कि आपको हर एक काम करना है। एक होता है आपको हर काम करना है, ऑलराउंडर बनना है, मल्टीटास्किंग करनी है। एक जिस काम को आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं आपको उसी काम को करना है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर स्पेशलाइज्ड स्किल को आइडेंटिफाई किया गया है और हर ह्यूमन अपने इस स्पेशल स्किल के तहत ही काम करेगा जिस काम को वो सबसे परफेक्टली कर सकता है। और यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एफर्ट यहाँ पे कम लगेगा, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम लो कॉस्ट में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इनपुट को कम से कम देके आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करके हम प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के हम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के फिलॉसफी को यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। वास्ट कैपिटल की बात करें तो इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल करने में, लगाने में हमें बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप लोगों ने टिस्को का नाम सुना होगा, टेल्को का नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी का नाम सुना होंगे। दे आर द डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर पूरे के पूरे फैक्ट्री के प्रोडक्शन की बात करें, उसके ऑपरेटिंग की बात करें, उसके मैनेजमेंट की बात करें, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वन एग्जांपल इज द CEO, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो पूरे के पूरे जो एक एग्जीक्यूटिव उसका जो भी फंक्शनल जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हम कई बार एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो उसे पूरी तरीके से हैंडल करता है एक मॉडर्न मैनेजमेंट की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट वन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन का मतलब है कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्पेसिफिक दिखेगा, हमें यूनिवर्सल नहीं दिखेगा। यूनिवर्सल का मतलब वो हर जगह होगा और स्पेसिफिक का मतलब वो स्पेसिफिक एरिया में होगा, दैट मीन्स वो हर जगह नहीं होगा। मेजर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लोरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। हमें कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस में, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो मोस्टली हमें छोटा नागपुर प्लेटू बोले तो झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन इंडिया में, और साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में देखिए फ्रॉम कर्नाटका भद्रावती, देन विश्वेश्वरैया, इन तमिलनाडु सेलम। इन्हीं सभी एरिया में हमें इंडिया के आयरन स्टील प्लांट्स का हमें कंसंट्रेशन दिखता है। इंडिया के किसी भी अदर पार्ट्स में अगर आप देखें तो हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके पीछे भी बहुत सारे लोकलाइजेशन फैक्टर, चाहे वो आयरन ओर की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करें, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज एन इनपुट।
These cover less than 10% of the world's land area। तो अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 10% भाग में भी, इवन उससे भी कम आप बोल सकते हैं यहाँ पे। These nations have become the centers of economic and political power। अब जिस कंट्री ने मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश किया वो अपने आप को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर कहते हैं। बिकॉज आप लोगों ने क्लास 10 में मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस को पढ़ा होगा कि आप प्रिमिटिव गुड्स कितना बना रहे हैं और उसे ट्रांसफॉर्म सोफिस्टिकेटेड गुड्स में कितना कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का इंडेक्स जनरली डिसाइड किया जाता है। However, in terms of the total area covered, manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller area than that of agriculture due to greater intensity of process। अब देखिए एग्रीकल्चर का जितना बड़ा एरिया है उससे लगभग आधे या उससे भी छोटे एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो डेवलप होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी उससे डबल फील्ड वाले एग्रीकल्चर के कंपैरिजन से भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक सवाल पूछ ले कि ऐसा क्यों, तो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो ऑटोमेशन होता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो एग्रीकल्चर फील्ड से या एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। एक एग्जांपल के फॉर्म में देखिए, फॉर एग्जांपल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म्स एम्प्लॉइंग अबाउट 10 to 20 workers supporting 50 to 100 persons, but this same area could contain several large integrated factories and employ थाउजेंड ऑफ वर्कर। एक इतने ही बड़े अगर एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें जहां पे हमें 50 से 100% दिखते हैं, 10 to 20 वर्कर सपोर्ट करते हुए अगर आप देखें, लेकिन इतने ही बड़े एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग साइट खोला जाए तो उसमें बहुत प्रकार के ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, असेंबली लाइन को यूज़ करते हुए बहुत सारे ह्यूज प्रोडक्टिविटी और इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज और डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स के द्वारा देखने के लिए जनरली मिलती है। अब यहीं पर अगर आप इनबॉक्स में देखिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन दिया गया है, Why do large scale industries choose different location? जब हम लोग अनइवन की बात करते हैं तो अनइवन का मतलब होगा वो एक जगह पे नहीं होगा। एक जगह पे नहीं होगा इसका मतलब वो डिफरेंट जगह पे होगा। क्यों डिफरेंट जगह पे होगा? क्योंकि उसे अपने रॉ मटेरियल को मैनेज करने में, उसके लोकलाइजेशन को ऑप्टिमली फाइंड आउट करने में, उस इंडस्ट्रीज को जिस जगह से सबसे बेस्ट कीमत पे इनपुट्स की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए हमें ज़्यादातर ये डिफरेंट लोकेशंस में ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी स्पेशली जो वेट लूजिंग है उनका देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे अगर आप कारण देखें तो ईजी एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, चीप लेबर हो सकता है, एनर्जी सप्लाई हो सकता है, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमीज हो सकते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। इनपुट कम से कम लगा के, हम अपने एफर्ट को कम से कम लगा के आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट करके हम उसके बीच के मार्जिन को एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बढ़ा सकते हैं। देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। अब इंडस्ट्री उस जगह पे लगाया जाता है जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कहां पे सबसे कम आएगा? जहां पे उन चीज़ों की इजी अवेलेबिलिटी करना सबसे आसान होगा, और वहां पे अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा कम आएगा तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट करके बढ़ा सकते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर एज अंडर। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिसाइड करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सेस टू मार्केट। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री के लोकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण उसका मार्केट है। इंडस्ट्री जिस भी इंडस्ट्रियल गुड्स को या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाएगी एज एन आउटपुट, सबसे बड़ा है कि वहां से वो अपने पैसे भी निकालेगी, और पैसे में निकालने के लिए उसका मार्केट में सेल आउट होना जरूरी है और अच्छे प्राइस पे सेल आउट होना जरूरी है। इसके लिए दो चीज़ें जरूरी है, एक तो मार्केट अच्छा हो, और सेकेंड थिंग वहां पे उस गुड्स के प्राइस को या उस गुड्स को बाई करने वाले लोग अच्छे खासे हों, उनकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी हो,
तो मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दिस गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, लेकिन डिमांड है बट दे डोंट हैव परचेजिंग पावर, दे डोंट हैव एनफ कैपिटल रिसोर्स टू बाय। तो यहाँ पे डिमांड होने से नहीं होगा, एक परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, इसको एबिलिटी टू परचेज। अगर यूएस डॉलर में देखें तो ट्रिपल पी लिखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, to be able to purchase from the sellers at a price. Remote areas inhabited by a few people offer small market. जो रिमोट एरिया होगा वहाँ पे स्मॉल मार्केट मिलेगा, लेकिन जो मेन एरिया होगा, डेवलप्ड एरिया होगा, वहाँ पे हमें ह्यूज मार्केट देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड से देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को आप देख सकते हैं, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट यूएसए को देख सकते हैं, जापान को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, दे प्रोवाइड जनरली ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन अगर आप साउथ एशिया को देखें, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखें, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से माने जाते हैं और हाल फिलहाल के दिनों में इसे एक बहुत बड़ा एमर्जिंग ग्लोबल मार्केट के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया है, प्रोवाइड लार्ज मार्केट्स। नेक्स्ट वन, सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें फ्रॉम यूएसए बोइंग एंड फ्रॉम फ्रांस एंड इंग्लैंड की बात करें जिसे हम लोग एयरबस कहते हैं, हैव अ ग्लोबल मार्केट। तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग या आर्म्स इंडस्ट्री की बात करें, दे ऑल हैव ग्लोबल मार्केट। द नेक्स्ट वन इज द एक्सेस to raw material. Raw material used by industries should be cheap and easy to transport. अब देखिए जो रॉ मटेरियल होता है वो एक तो इजीली अवेलेबल हो, और दूसरी बात जहाँ पे वो निकाला जा रहा है और जहाँ पे उसे पहुँचाया जाना है वहाँ तक उसे कहीं ना कहीं ईजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा हम उसे ईजी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सके, और कहीं ना कहीं इसका ट्रांसपोर्टेशन चीपर होना चाहिए। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल, जनरली जो ओर्स के फॉर्म में होते हैं, जो प्योर फॉर्म में जो नहीं मिलते जनरली मेटल नॉन मेटल्स, आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, बोले तो आयरन स्टील, शुगर केन एंड सीमेंट इंडस्ट्री। अगर वेट लूजिंग की बात करें, एक ऐसा इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है फिनिश्ड गुड्स में, लेकिन रॉ मटेरियल का वजन कुछ और था, फिनिश्ड गुड्स का वजन कुछ और होता है, हम इसे वेट लूजिंग कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर एंड कॉटन की बात करें, जूट की बात करें, जहां उसके प्रिमिटिव बोल सकते हैं कि नॉन सोफिस्टिकेटेड गुड्स में और सोफिस्टिकेटेड ट्रांसफॉर्म गुड्स में ज़्यादा वेट का डिफरेंस नहीं होता है, हम उसे क्या कहते हैं, नॉन वेट लूजिंग। तो अगर आयरन स्टील की बात करें, शुगर इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, दे ऑल आर मोस्टली वेट लूजिंग, और यही कारण है कि हमें इनका लोकलाइजेशन रैदर देन मार्केट हमें रॉ मटेरियल वाले एरिया में ज़्यादा दिखता है। ऑन द अदर हैंड अगर पर्शियबिलिटी की बात करें, जो इजीली डिके हो सकता है, खराब हो सकता है, पर्शियबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एक ऐसा रॉ मटेरियल जिसके डिके होने के, खराब होने के या बहुत जल्दी बर्बाद होने की संभावनाएं ज़्यादा है। एग्जाम्पल इज द एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि रॉ मटेरियल वाले एरिया का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन में या इंडस्ट्रियल लोकेशन में जनरली हमें दिखता है। Next important factor is the access to labor supply. Labor supply is an important factor in the location of industries. Some types of manufacturing still require skilled labor. Automation के बाद, mechanization के बाद, कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ह्यूमन लेबर पे हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम हो जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो इसी एनर्जी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल फील्ड में लाया, जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस फील्ड से जोड़ते हुए, कॉटन के साथ और कोल एनर्जी रिसोर्स के साथ जोड़ते हुए हम देखते हैं, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में दिखता हुआ है। इंडस्ट्रीज which use more power are located close to the source of the energy, and one of the best example is the aluminum smelting, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पिवटल रोल हमें दिखता है। पहले अगर देखें इंडस्ट्रियल लोकेशन में कोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, कोल को डिस्प्लेस किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बट नाउ डेज द पेट्रोलियम अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ एनर्जी रिसोर्स और द एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द industries. Next one is the access to transportation and communication facilities. Speed and efficient transportation facilities to carry raw material to the factory and move finished goods to the market are essential for the development of industries.
ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करें, नोट्स एज ए इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर और टू इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर को कनेक्ट करने वाला हाईवे रेलवे एज अ लिंक की बात करें, और इसी नोड और इसी लिंक्स के साथ जुड़ते हुए हमें पूरा का पूरा एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग हमें दिखता है। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको इकोनॉमिक यूनिफिकेशन देने में, उसको रीजनल डेवलपमेंट के पाथ में उसे ट्रिगर करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखता है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए की बात करें, तो यहाँ पे हमें यूज ट्रैफिक नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमें देखने के लिए मिलता है। अगर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के नॉर्थ अटलांटिक बिग ट्रंक रूट की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में अगर ग्रेट लेक्स वाले रीजन की बात करें, राइन वाटरवे की बात करें, इनलैंड वाटरवे की बात करें, तो इन सभी में हमें यूज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के डेवलपमेंट के कारण इन सभी एरिया का हमें बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल, अर्बनाइज्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं इस यूज ट्रांसपोर्टेशन या अच्छे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के कारण उस कंट्री का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और उस पर्टिकुलर रीजन का एक रीजनल स्पेशलाइजेशन या एक रीजनल हमें आप बोल सकते हैं कि एक यूनिकनेस भी मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के डेवलप होते हुए दिखता है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम बोलें कि आज के ज़माने में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज को विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ योर आइडियाज, थॉट, मैसेजेस, आइडियोलॉजीज, मेथडोलॉजीज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे अगर गुड्स, एनिमल्स की बात करें, पीपल की बात करें, इसके साथ साथ मैसेजेस के इंटरचेंज में हमारा कम्युनिकेशन भी ट्रांसपोर्ट के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखता है। द नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कई बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो मैन्युफैक्चरर होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, वो कहाँ पे अपने फैक्ट्री को लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट भी कई बार पब्लिक वेलफेयर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रीजनल डेवलपमेंट को ट्रिगर करने की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कम इंटीग्रेशन की बात करें, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी कई प्रकार के रीजनल पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है। रीजन विशेष में कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए वहां पे जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस को बढ़ाते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के डिफरेंट सोर्सेज को वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में अगर सेकंड 5 ईयर प्लान में अगर 56 से 61 के बीच में देखें तो भिलाई फ्रॉम छत्तीसगढ़, दुर्गापुर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड राउरकेला फ्रॉम ओडिशा में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयरन स्टील प्लांट का हमें इस्टेब्लिशमेंट दिखता है, जिसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करते हुए वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सोर्सेज से जोड़ना था। नेक्स्ट वन इज द एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज और लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्री। जब किसी भी एक एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड होते हैं तो वो हर चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से डेवलप आसपास होने वाले इंडस्ट्रीज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, एक मदर इंडस्ट्री की बात करें, एक मेजर इंडस्ट्री की बात करें, लीडर इंडस्ट्री की बात करें और उससे जुड़ते हुए अनेक ऐसे इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज उसके पेरिफेरल या उसके नेबर में डेवलप होते जाते हैं और उससे मिलने वाली फैसिलिटीज से अपने आप को एसोसिएट करते हुए धीरे धीरे करके वो भी डेवलप होते चले जाते हैं। मेन इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन। का मतलब ये तो जब एक जगह झुंड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, जब एक जगह लीडर इंडस्ट्रीज के कंसंट्रेशन के कारण उससे डेवलप, उससे एसोसिएटेड होने वाले माइनर इंडस्ट्री उसके फैसिलिटी को अपने लोकलाइजेशन से जोड़कर, अपने डेवलपमेंट से जोड़कर देखना शुरू करते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड एग्लोमरेशन और द एक्सटर्नल economies. Savings are derived from the linkages which exist between different industry. अगर हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के एग्जाम्पल को देखें फ्रॉम यूएसए सिलिकॉन वैली, अगर इंडिया में गुजरात को देखें तो डायमंड एग्लोमरेशन इन सूरत यहाँ पे। सो दीज फैक्ट्रीज या दीज फैक्टर्स ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमाइन इंडस्ट्रियल
लोकेशन। फुटलूज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो फुटलूज इंडस्ट्रीज़ को हम अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतनी ही बातें। आई होप इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स है, इस डिस्कशन से इस टॉपिक के बारे में आपको एक बेसिक आधारभूत समझ बनाने में मदद मिलेगी। तो अगले डिस्कशन के लिए, अगले डिस्कशन में या अगले वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप सभी रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।